नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम बात करेंगे केंद्रीय कैबिनेट के अहम फैसलों की। मैं हूं निखिल सिंह। देश की दिशा जब तय होती है तो समय पर लिए गए महत्वपूर्ण फैसले ही विकास की रफ्तार तय करते हैं। और आज जब हम विकसित भारत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं तो यह जरूरी है कि समय पर अहम फैसले लिए जाएं और फिर उन्हें अमली जामा पहनाया जाए। इसी दिशा में केंद्र सरकार के कैबिनेट के फैसलों ने विकास की उसी रफ्तार को नई ऊर्जा दी है, जहां खेत खलिहान से लेकर फैक्ट्री तक और अदालत से लेकर रेलवे ट्रैक तक बदलाव की एक व्यापक तस्वीर उभरती हुई दिख रही है। 1,52,000 करोड़ रुपए से अधिक के इन निर्णयों में कपास क्रांति का संकल्प है, किसानों के लिए राहत का भरोसा है और तकनीक के जरिए आत्मनिर्भर भारत का सपना भी है। तो सवाल यह है कि इन फैसलों को जमीन पर कितनी तेजी से उतारा जा सकेगा और इसका क्या कुछ असर होगा विकास के इस पूरे परिदृश्य पर। तो इन्हीं अहम मुद्दों पर आज हम करेंगे खास चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान होंगे जो विस्तार से इन विषयों पर बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम आपको इन कैबिनेट के फैसलों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। तो केंद्र सरकार ने विकास और सुधारों की दिशा में एक व्यापक कदम उठाते हुए कैबिनेट बैठक में 10 अहम फैसलों को मंजूरी दी, जिनकी कुल लागत 1,52,000 करोड़ रुपए से अधिक है। कृषि से लेकर उद्योग, रेलवे, सेमीकंडक्टर और न्याय व्यवस्था तक हर क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया। कपास मिशन, गन्ना किसानों के लिए एफआरपी, रेलवे मल्टी ट्रैकिंग और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ाने जैसे फैसले इस बैठक की खासियत रहे हैं। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। देश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे को नई गति देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 10 महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई, जिनकी कुल लागत करीब 1,52,702 करोड़ रुपए है। बैठक में कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया। कैबिनेट ने 5,659 करोड़ रुपए के बजट के साथ कपास क्रांति यानी मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी को मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य 2030-31 तक कपास उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना और वैश्विक टेक्सटाइल बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना है। इससे 32 लाख किसानों को फायदा होगा। इसमें किसानों के लिए कॉटन प्रोडक्टिविटी का, कपास क्रांति का फैसला है। फिर शुगर केन का जो नया सीजन है उसमें करीब शुगर केन के किसानों को 1 लाख करोड़ के आसपास का टोटल बेनिफिट मिलेगा। जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम बनाई गई है, उसका आज फैसला लिया गया 18,000 करोड़ रुपए का। शिप रिपेयर फैसिलिटी वाडीनार में 1570 करोड़ रुपए का। 2 सेमीकंडक्टर के नए प्रोजेक्ट्स क्रिस्टल और सुची, ये दोनों आज अप्रूव हुए। और रेलवे के 3 प्रोजेक्ट्स हैं, 3rd और 4th लाइन के। और जुडिशरी को स्ट्रेंथन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला लिया गया है, जो आज के बड़े फैसले। गन्ना किसानों को राहत देते हुए 2026-27 सीजन के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इस फैसले से करीब 5 करोड़ किसानों और लाखों श्रमिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गन्ना किसानों के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट अब तक के फैसले लिए गए हैं। मैं सीधा इस चार्ट पे आता हूँ। 2012-13 में अगर हम देखें, तब से 2012-13 से 220, 230, 255, 275, 290, 305, 315, 340, 355 और अब 365 रुपए गन्ना किसानों के लिए अप्रूव किया है। कैबिनेट ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत 18,100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बीच व्यवसायों को अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराना है। 2,55,000 करोड़ रुपीस का टोटल सपोर्ट मिलेगा, विच इज ह्यूज, विच इज अ वेरी लार्ज नंबर। इस स्कीम में जो कॉस्ट आएगी, बिकॉज दिस विल बी बेसिकली credit from the banking sector to the
MSMEs एंड एविएशन सेक्टर। साथ ही गुजरात के वाडीनार में 1570 करोड़ रुपए की लागत से जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित की जाएगी। वाडीनार गुजरात में शिप रिपेयर क्लस्टर इनिशिएटिव लिया गया है 1570 करोड़ रुपीस का। 2 फ्लोटिंग ड्राई डॉक्स होंगे इसमें 300 मीटर्स इन लेंथ और डीप नेचुरल ड्राफ्ट है यहाँ पर, जिसपे 14 मीटर की ड्राफ्ट है। 14 मीटर की ड्राफ्ट माने बहुत बड़े शिप्स भी यहाँ पर आ सकते हैं। तकनीकी क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाते हुए 3,900 करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाली 2 सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दी गई है। ये परियोजनाएं भारत को मिनी और माइक्रो LED डिस्प्ले निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम साबित होंगी। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी गई है। 23,437 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं के तहत नागदा मथुरा, गुंटकल वाडी और बुढ़वल सीतापुर खंडों पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाई जाएगी। इससे 901 किलोमीटर नेटवर्क बढ़ेगा और 4,161 गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। आने वाले 40-50 वर्षों के लिए जो हमारा देश का रेलवे का रिक्वायरमेंट रहेगा वो इससे मीट होगा। और साथ ही साथ जो हाई स्पीड के कॉरिडोर्स बनेंगे, जो जैसे दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से पटना, पटना से सिलीगुड़ी, तो ये हाई स्पीड का जो कॉरिडोर बनेगा, प्रैक्टिकली दिल्ली से सिलीगुड़ी 6 घंटे का रूट बन जाएगा, मात्र दिल्ली से लखनऊ 2 घंटे का। इस तरह का आने वाले समय में आप देखेंगे किस तरह से तेजी से काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। वहीं न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन बिल 2026 लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में CJI को छोड़कर न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रावधान है। कुल मिलाकर कैबिनेट के ये फैसले कृषि से लेकर उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और न्याय व्यवस्था तक व्यापक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो कैबिनेट के इन अहम फैसलों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ देवेश चतुर्वेदी, जो कि पूर्व सचिव हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ शिशिर सिन्हा, जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेश जी आपका और शिशिर जी आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। देवेश जी, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करेंगे। कपास क्रांति मिशन की जो है उसकी बात करते हैं। किस तरह से ये, जब ये कहते हैं कि 2030-31 तक की आत्मनिर्भरता का एक मिशन है, किस तरह से हम उतनी उत्पादकता और टेक्नोलॉजी क्या हमारे पास है कि हम इस जो ये लक्ष्य हमारा, इसको हासिल कर सके? क्या रोड मैप होगा हमारा इसके लिए? जी नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत महत्वपूर्ण मिशन है जिसकी बजट घोषणा हुई थी गत वर्ष। और आप जैसे जानते हैं कि कॉटन में, टेक्सटाइल में भारत अपना ही एक डिमांड है, अपनी डोमेस्टिक डिमांड, और हम एक्सपोर्टर भी हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है और एक्सपोर्टर है, और बहुत बड़े संख्या में किसान भी इसमें से जुड़े हुए हैं। तो जो 2-3 चुनौतियां थी इस कॉटन प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में और वैल्यू एडिशन में, वो एक चुनौती थी कि जो हमारा डिजीज की वजह से इसकी जो उत्पादकता थी कॉटन की, वो लगभग स्टैग्नेंट हो गई थी और स्लाइट डिक्लाइन भी हुआ था। पिंक बोलवर्म नाम की एक डिजीज आ गई थी, जो हमारा पीक प्रोडक्टिविटी हुई थी, उसके बाद स्टैग्नेंट सा हो गया था और किसानों को बहुत नुकसान हो रहा था पिंक बोलवर्म की वजह से। इस पे बहुत गहन रिसर्च हमारे देश में ही हमारे ICAR के इंस्टीट्यूशंस और हमारे जो जैसे हमारा NBRI है और संस्था कर रहे हैं, और साथ ही साथ हाई यील्डिंग वेराइटीज जो डेवलप होंगी, उससे निश्चित रूप से प्रोडक्टिविटी पे बहुत बड़ा जोर रहेगा अगले 5-6 वर्षों में। साथ ही साथ इसमें कुछ नई टेक्नोलॉजीज आई हैं जिसका हम लोग पायलट स्टडी मंत्रालय पहले ही कर चुका है। वो है हाई डेंसिटी फार्मिंग की और क्लोज स्पेसिंग की फार्मिंग, जिसमें हम जो प्लांट्स को हम क्लोजर स्पेस पे और हाई डेंसिटी में लगाते हैं, तो प्लांट्स तो बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स, और प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। उससे 30 से 40% प्रोडक्टिविटी उसी से, जो हमारी ये हाई डेंसिटी प्लांट सिस्टम है, उससे हो जाती है। तो इन सब को लेके हम लोग का ये जो लक्ष्य है कि जो वर्तमान में जो प्रोडक्टिविटी है, जो बहुत इस वक्त तो जो है कम चल रही है, करीब 440 kg पर हेक्टेयर है, जबकि कई विदेशों में कई स्थानों पर ये प्रोडक्टिविटी से कई गुना ज़्यादा है। इसको हम कम से कम 5 वर्ष में कम से कम 750 से ऊपर kg प्रति हेक्टेयर हम ले आएंगे, तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो बढ़ेगी और एरिया जो रहेगा और एक्सपेंशन होगा, उससे हम
आत्मनिर्भर तो बन ही जाएंगे और साथ ही साथ हम एक्सपोर्ट भी ज्यादा करने लगेंगे। जी 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 जी, निश्चित तौर पर उस लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। शिशिर सिन्हा जी, जो 1,52,000 करोड़ रुपए का ये जो सारे फैसले हैं, किस तरह से इसको देखते हैं? क्या ये एक आर्थिक प्रोत्साहन की तरह, स्टिमुलस पैकेज की तरह इसको देखते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज की तरह पे देखते हैं? मतलब ओवरऑल पिक्चर कैसे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, इस फैसले को आप तीन श्रेणी में रखिए। एक तो कृषि की बात है, जहां पर हम गन्ने की बात कर रहे हैं, जहां पे हम कपास की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम बुनियादी सुविधाओं की बात कर रहे हैं, जहां पर रेलवे के लिए जो 3 प्रोजेक्ट है, जहां पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाई जानी है। जी। लेकिन तीसरा जो समूह है वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी के समय में जो हमारे उद्योग हैं, और खासतौर पे जो छोटे उद्योगों की बात करें, जिनको हम लोग एमएसएमई के नाम से जानते हैं, उनके लिए कार्यशील पूंजी की दिक्कतें पैदा हो रही हैं। और आप अगर 2020 को याद करें, जब कोविड के समय की स्थिति थी, उस समय भी इन उद्योगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। तो अब उनके लिए क्या है कि एक वन टाइम सॉल्यूशन है, एक समय का ये एक विकल्प है कि आप बैंकों से या एनबीएफसी से एक कर्ज ले सकते हैं अगर आपका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है। ये 2,55,000 करोड़ रुपए का टोटल ये बिल्कुल क्लीन है। ये 2,55,000 करोड़ रुपए का टोटल ये स्कीम है। और इसमें से जो 5,000 करोड़ रुपए हैं वो अलग से एयरलाइन कंपनियों के लिए रखे गए हैं, जिनकी परेशानी ज्यादा है। तो आप अगर एमएसएमई की बात करेंगे, नॉन एमएसएमई की बात करेंगे, या फिर हम एयरलाइन सेक्टर की बात करेंगे, उनका अगर बेहतरी होता ना, तो वो एक तरीके से कहते हैं ना, अर्थव्यवस्था में एक सूचक्र यानी कि वर्चुअस साइकिल लाने का काम करेंगे। तो हमने जहां तक बात करी कृषि के लिए, देवेश सर ने जो बात करी कि किसान के कपास के लिए, इसके साथ साथ गन्ने के एफआरपी की भी बात की गई है। और दूसरी तरफ जो रेलवे की जो 3 परियोजनाएं हैं, जो तीसरी और चौथी लाइन, और जो व्यस्त मार्ग पर जो उसका बिछाया जाना है, इससे साथ जो हमारे रेलवे के जो मुख्य कहते हैं कि एक जो आधार हैं, उनको काफी बल मिलेगा। और भविष्य की जरूरतों में, चाहे वो यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो या फिर आपके माल भाड़े की बात, माल किराए, माल ढुलाई की बात हो, उसमें भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है कि 1,52,000 करोड़ रुपया जो है, आप अगर इन 3 क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से देखें, तो इनका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो कई गुना ज्यादा होगा। निश्चित तौर पर मल्टीप्लायर इफेक्ट इसका कई गुना ज़्यादा होगा। देवेश जी, अगर हम जब गन्ना किसानों के लिए जब एक प्रोत्साहन राशि की बात कर रहे थे, या दरअसल एफआरपी 365 तय किया गया है, इसके क्या फार रीचिंग इफेक्ट्स होंगे, ये समझना चाहेंगे। किसानों की लागत और मुनाफे का को किस तरह से ये कंपनसेट करेंगे, कैसे उस तरह के उनके बीच का जो संतुलन है उसको साधते हुए दिखते हैं आपको? देखिए, जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार शिशिर जी ने बताया और आपके प्रेजेंटेशन में भी आ रहा है, 5 करोड़ किसान जो है इससे जुड़े हुए हैं, गन्ने की फसल से जुड़े हुए हैं। और जो CACP, जो हमारा कॉस्ट एंड एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है, जो कमीशन है, वो जो आकलन करता है, उन्हें 182 रुपये प्रति क्विंटल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का आकलन किया था उस आयोग ने। तो उसके आधार पर अगर देखें तो 100% से भी ज्यादा, यानी कि 200%, लागत का 200% ही ये FRP घोषित किया हुआ है। ये जो है बहुत अच्छा एक लाभ देने वाला जो है एक जो है पैदावार हो जाएगी। और साथ ही साथ इसमें एक चीज और रखी गई है कि 10.25% के मानक के आधार पे ये जो है FRP घोषित किया गया है। अगर इसकी बढ़ती है, इसकी रिकवरी, जो गन्ने की जो से शुगर की रिकवरी, तो ये आगे भी बढ़ेगा। और ये भी एक प्रोटेक्शन दिया है कि अगर 1% से कम हो जाएगा रिकवरी, तो भी एक लेवल से कम उस पे हम उसको गन्ना किसानों को नहीं मिलेगा। तो एक प्रोटेक्शन भी है और एक लागत से 2 गुना का उनको उपलब्धता भी है उनके प्राइस की, जिससे कि किसानों को तो साथ साथ लाभ होगा ही, और जो हमारी जो मिलें हैं उनको जो है आपूर्ति जो है पूरी तरह हो सकेगी जितने की आवश्यकता है। तो ये किसानों का, दरअसल हम 5 करोड़ किसानों की बात कर रहे हैं, किस तरह से ये जमीनी स्तर पर किसानों की स्थिति को बदलने जा रहा है? क्या क्या चेंज हम देख सकेंगे, मतलब एक्सपेक्टेशंस क्या है? नहीं, जैसे आपको बताना कि जब एक तरह से FRP घोषित हो जाता है तो किसानों और भाइयों और बहनों को ये संतुष्टि हो जाती है, एक हो जाता है कि ये मिनिमम बेस अमाउंट है, जो कि शुगर मिल्स जो हैं, जो कि पूरे देश में हैं, उनके कैशमेंट में ही सब किसान जो है ये गन्ना उगाते हैं। तो उनको जब एश्योरेंस हो जाता है तो वो
प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाता है, और जो प्रोडक्शन जब अच्छा होता है तो निश्चित रूप से जो है मिलें जब फुल कैपेसिटी पे चलती हैं तो उनकी भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। और आप जानते हैं कि सरकार ने और तरीके से भी जो है वैल्यू एडिशन शुगर मिल्स के लिए किया है, चाहे वो इथेनॉल ब्लेंडिंग में हो या अदरवाइज भी हो। प्रोडक्टिविटी जो बढ़ती है उससे जो है और जो एफिशिएंसी बढ़ती है तो गन्ना भुगतान भी बहुत अच्छा होता है किसान भाई और बहनों को, तो एक तरह से पूरी इकोनॉमी को इसका लाभ मिलता है। जी जी बिल्कुल, एक वो जो चेन है वो पूरा सर्किल चलता है। निश्चित तौर पर किसानों के लिए भी लाभ है और चीनी मिलों के लिए भी लाभ है, विन विन सिचुएशन दोनों के लिए। बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मुझे कहा जा रहा है ब्रेक पर जाएंगे। और दर्शकों आप हमारे साथ बने रहिए, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो ये चर्चा जारी रहेगी। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कैबिनेट के बड़े फैसलों पर हम चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से ये एक बड़ा परिवर्तन लाएंगे, विकास की जो गति है उसको और तीव्र करेंगे। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान, देवेश चतुर्वेदी जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के, और हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट शिशिर सिन्हा हमारे साथ जुड़े हैं। शिशिर जी, ये जो सेमीकंडक्टर यूनिट्स में 3900 करोड़ रुपए का निवेश है, कैसे इसको देखते हैं? ये जो वैश्विक सप्लाई चेन है उसमें भारत को किस तरह से प्रतिस्पर्धी बनाएगी, कैसे देखते हैं इसको? निखिल, मुझे लगता है एक संख्या को लेकर के थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि गन्ना किसानों के मामले में 1 करोड़ है, और गन्ना जो वहां पे संघ जो जुड़े गतिविधियां होती है उससे 5 लाख मजदूर हैं, और कपास के मामले में 32 लाख है। ये संख्या कल जब कैबिनेट की बैठक के बाद ये संख्या बताई गई थी। हमारे दर्शकों के लिए इस संख्या के बारे में स्पष्टीकरण देना जरूरी है। हाँ। दूसरा, आपने दरअसल उस पूरे इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं कि किसान डायरेक्ट कितने जुड़े हुए हैं, और उससे जो मजदूर हैं जो खेतों में काम करते हैं, चाहे वो फैक्ट्री में हो या फिर खेतों में हो। जी नहीं, वो 5 लाख है और किसान 1 करोड़ हैं। जी। आप चूंकि आपने संख्या देखी तो मैंने सोचा कि आपको स्पष्ट कर दूं। जी। दूसरा ये कि आपने जो सेमीकंडक्टर की बात की है, देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के मामले में, उसके निर्यात के मामले में काफी अच्छी प्रगति कर रहे हैं। आप चाहे मोबाइल हैंडसेट की बात कर लें या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की बात कर लें। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण जो कच्चा सामान होता है वो आपका सेमीकंडक्टर या चिप है। अब इसके लिए आपके पास जो निर्भरता है वो दक्षिण कोरिया या ताइवान या चीन के ऊपर काफी ज्यादा है। उस निर्भरता को कम करने के लिए एक व्यवस्था जो अब बनाई जा रही है, जिसमें कई सेमीकंडक्टर यूनिट्स को पहले मंजूर किया जा चुका है, और ये 2 यानी कि अब कुल मिलाकर के 8 हो जाएंगे। और इन 2 के आने के बाद ये जो 2 नए आ रहे हैं, जो उम्मीद है 4 सालों में अपना उत्पादन शुरू कर देंगे। इससे जो मोबाइल हैंडसेट का डिस्प्ले है, या आपका जो LCD है, या फिर आपका लार्ज जो डिस्प्ले होता है, उसके लिए एक आपका प्लेटफॉर्म बनाने में काफी मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का, चाहे वो घरेलू बाजार हो या अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो, दोनों ही बाजारों में हमारी जो आपूर्ति है और हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। जी, एक जो रेलवे का प्रोजेक्ट है वो भी मोस्ट टॉक्ड अबाउट प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट से 900 प्लस किलोमीटर का नेटवर्क बढ़ेगा। कितना बड़ा फैसला, कितना, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की बात करते हैं, कितना गेम चेंजर आपको लग रहा है? कैसे देखते हैं इसको शिशिर जी? देखिए, अगर आप 3 अलग अलग क्षेत्रों की बात करें जहां पर 3rd और 4th लाइन ले की जानी है, बिछाई जानी है 900 किलोमीटर से ज्यादा का, इसके 2 पहलू हैं। एक तो कि यात्री जो सवारी हैं
उनके लिए अतिरिक्त क्षमता विकसित की जाएगी। और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ साल में 5 या 6 ऐसे मौके आते हैं जहां पर भारी संख्या में गाड़ियां चलाने की जरूरत होती है, चाहे वो होली का हो, दीपावली का हो, छठ का समय हो, नए साल का मौका हो। उस समय में आप रेलवे ट्रैक नहीं बिछा सकते, नई गाड़ियां आप चला सकते हैं, लेकिन उन नई गाड़ियों के लिए जो मौजूदा ट्रैक है उनमें काफी ज्यादा एक सैचुरेशन सा है। अब नए ट्रैक के बिछाने से उसका फायदा मिलेगा। दूसरी बात, एक और चीज आप ध्यान में रखिए कि जब हम लोग माल ढुलाई की बात करते हैं, रेलवे से बड़ा कोई पर्यावरण अनुकूल माल ढुलाई का साधन नहीं है। और इसमें कहते हैं ना कि अगर आप इन तीनों योजनाओं को देखें और जिस तरीके से कार्बन टू एमिशन में कमी आएगी, लगभग आप समझिए कि 2 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर हैं, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो एक तरफ आपके लिए क्षमता विकसित होती है, दूसरी तरफ पर्यावरण के अनुकूल आप क्षमता विकसित करते हैं माल ढुलाई के मामले में या यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। और इनको आप कनेक्ट कर दीजिए पीएम गति शक्ति योजना के तहत, जहां पर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी बनाए जाने की जरूरत है। तो इन सब का संयोग ऐसा होगा कि हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो कमी आएगी और इससे हमारी प्रतिस्पर्धा क्षमता जो है वो मजबूत होगी। बिल्कुल, जो आपने कहा कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में ठोस कमी आएगी, ये निश्चित तौर पर ये जब एंड रिजल्ट्स की बात हम करते हैं और गति भी आएगी। देवेश जी, जब हम ये 5F विजन की बात करते हैं, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, किस तरह से इसको आप एक बड़ी व्यवहारिक रणनीति मानते हैं? किस तरह से एक गेम चेंजर होगा? ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि जी जी अगर आपके वहां पे टीवी सेट खुला हो तो उसकी आवाज धीरे कर दें या म्यूट कर दें। देवेश जी। जी मैं करता हूं जी। अब ठीक है, अब आ रही होगी आवाज? जी जी। तो जैसे 5F का जो व्यवस्था है वो बड़ा इसमें सिंपल व्यवस्था है कि जो हमारे जो वहाँ मिशन है उसमें 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एक मैंने आपको बताया, सीड हाई यील्डिंग वैरायटी की सीड उपलब्ध कराना और उसको फील्ड तक हाई डेंसिटी फार्मिंग से और उसको विभिन्न प्रकार से हम फील्ड में राज्यों के साथ मिलकर कार्य करेंगे। इसके अलावा जो हमारे जेनिंग मिल्स हैं और जो प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं उनका भी मॉडर्नाइजेशन इसका एक भाग है, दूसरा मिशन इसमें पार्ट है। और जो तीसरा मिशन है वो है न्यू फाइबर्स डेवलप करने का, जिसमें फ्लैक्स है, सीसाल है, मिल्कवीड है, बैम्बू है, बनाना है। ये भी फाइबर जैसे हैं जो बहुत अच्छी तरह से इसमें हम टेक्सटाइल में हम लोग कपड़ा बना सकते हैं और ये प्रूव भी हुआ है, हमारा छोटे स्केल पे होता भी है। इसको लार्ज स्केल पे जब हम ले जाएंगे तो निश्चित रूप से इसका जो व्यवस्था होगी ये जो है हमारे डिमांड को पूरा करेगी और कॉटन जो सरप्लस होगा हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। और एक और महत्वपूर्ण इसमें अंग जो जोड़ा गया है वो है वेस्ट रिसाइकलिंग। यानी कि जो कॉटन वेस्ट निकलेगा उसको भी पार्टली हम रिकवर करके, और आप देखेंगे बहुत सारे ऐसी डिमांड आइए जनरेट होती है, रिस्पॉन्सिबल जो लोग हमारे सिटीजन्स हैं वो रिसाइकल्ड कॉटन अगर पार्टली उसमें है उसके वो मांग करते हैं। तो जब इस तरह का एक ब्रांड डेवलप होगा कि रिसाइकल्ड कॉटन भी का भी एक फैब्रिक्स बन रही हैं, तो ना केवल ये एक सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देगा बल्कि फैशन या एक निश प्रोडक्ट डेवलप करेगा। तो इस तरह के हम लोगों के जो एक वैल्यू एडिशन भी इस कॉटन मिशन में है, केवल प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी नहीं है, मॉडर्नाइजेशन और इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डिजाइन बनाने का। तभी ये 5 जो एफ की बात हो रही है, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन, वो पूरा लेके ये जो 5,659 करोड़ का जो मिशन है उसको इस बार अवधारणा की है। और सभी जो 3 मंत्रालय हैं, टेक्सटाइल मंत्रालय है या हमारा कृषि मंत्रालय जिसमें ICAR है और हमारा कृषि विभाग है, ये तीनों जो संगठन है ये मिलके इस कार्य को, मिशन को पूरा करें। जी शिशिर जी, किस तरह से ये फैसले विकसित भारत मिशन के दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति का आप इसको हिस्सा मानते हैं? कैसे आप देखते हैं, कैसे असर डालेंगे? और तब जब हम की इसमें जोड़ दें कि अभी हम न्यायिक व्यवस्था को भी तीव्र करने की बात कर रहे हैं, जजेस की संख्या को भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इधर आपने रेलवे की चर्चा की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की, किसान के लिए, तो ओवरऑल कैसे इसको, कैसे बिग पिक्चर में कैसे देखेंगे? देखिए, भारत के लिए इस चालू वित्त वर्ष की बात करें तो लगभग 6.6%, 6.7% की दर से विकास होने की संभावना है। अब यदि 6% के ऊपर या 7% के ऊपर हमें विकास दर की जरूरत है तो हमें हर क्षेत्र के लिए बराबरी का ध्यान देना होगा। तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हम 3 क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, कृषि की बात कर रहे हैं,
बुनियादी सुविधाओं की बात कर रहे हैं और उद्योग की बात करें, तो हम ये तीनों क्षेत्रों को अगर हम कवर करें और वहां पर विकास की रफ्तार को बनाए रखने या उसको बढ़ाने में अगर हम योगदान कर सके, ये जो 10 फैसले हैं उसमें योगदान करेंगे। और हमें ये ध्यान रखना है कि ये ऐसे फैसले नहीं है कि सिर्फ आज के लिए फायदा है। हाँ, इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन स्कीम जो है वो एक शॉर्ट टर्म मेजर्स है, लेकिन बाकी जो दो देखें, आप चाहे कॉटन मिशन की बात करें या फिर हम FRP शुगर केन की बात करें या फिर हम रेलवे प्रोजेक्ट की बात करें, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए हैं। तो जब इस तरह से योजनाएं बनाई जाती है कि जहां पर आप शॉर्ट टर्म से लेकर के लॉन्ग टर्म यानी कि थोड़े समय से लेकर के लंबे समय की जरूरतों को ध्यान में रख करके बनाते हैं, तो विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है 2047 तक का, वहां पर जो हमें $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी को जो हासिल करना है, उसमें इससे एक कहते हैं कि एक शुरुआत में एक अच्छी मदद मिलेगी। जी, निश्चित तौर पर एक क्वांटम जंप मिलेगा, निश्चित तौर पर शुरुआत भी अच्छी मिलेगी। बहुत शुक्रिया देवेश चतुर्वेदी जी आपका और शिशिर सिन्हा आपका हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो ये थे कैबिनेट के अहम फैसले, किस तरह से विकसित भारत की तरफ हम कुलाचे बढ़ते हुए बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं और अहम फैसले समय पर लिए जाएं तो किस तरह से इसको और गति मिलेगी। ये फैसले निश्चित तौर पर इसके एक अहम सूचक, एक अहम कारक है। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।